तो लोकसभा इंतखाबात की सियासी सरगर्मियां जारी। इस बीच मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में पार्टियां एक दूसरे का हाथ भी थाम रही हैं। अगर बात महाराष्ट्र की जाए तो महाराष्ट्र में भी मुकाबला दिलचस्प होता हुआ दिखाई दे रहा है। महायुति वर्सेस महागठबंधन यहां पर आमने सामने हैं। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे 3 खास मेहमान भी हमसे जुड़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये इत्तेहाद क्या कुछ तस्वीरें पेश करेगा। तो महाराष्ट्र में बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी के बीच मुकाबला है। महायुति यानी बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद और महागठबंधन कांग्रेस एनसीपी दोनों ही दो हाथ करने के लिए तैयार हैं। महागठबंधन में कांग्रेस एनसीपी के साथ साथ छोटी बड़ी जमातें 56 जमातें हैं, यानी 56 इंच के सीने से महागठबंधन की 56 पार्टियां टक्कर लेंगी। गुज़िश्ता दिनों ही दोनों इत्तेहाद की रैली हुई। कोल्हापुर में बीजेपी शिवसेना, जबकि कराड़ में कांग्रेस एनसीपी की रैली हुई। जैसा उन चुनावी रैलियों में होता है, इस रैली में भी यही हुआ। इल्जामात के जवाब में जवाबी इल्जामात की बौछार हुई। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे ने रैली से खिताब करते हुए कांग्रेस एनसीपी पर निशाना साधा। दोनों ने कहा कि उनके लिए परिवार पहले है। फडणवीस के मुताबिक मुल्क चलाने के लिए यूपीए की तरह दर्जनों पार्टियों के इत्तेहाद की जरूरत नहीं, बल्कि 56 इंच के सीने की जरूरत है। उधर कांग्रेस एनसीपी की रैली में बीजेपी की पॉलिसियों को निशाना बनाया गया। इन सब की सियासी हंगामों के दरमियान आज एनसीपी अपना मंशूर भी जारी करने वाली है और साथ ही साथ कई बड़े लीडर महायुति के, जिसमें नाम नितिन गडकरी का भी शामिल है, वो आज नॉमिनेशन फाइल भी करने वाले हैं। तो आज इसी खास मौजू पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जिनका तारुफ भी करा देते हैं। हमारे साथ बृजमोहन साहब हैं, जो कि नवभारत के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपका इस्तकबाल करते हैं, अपने प्रोग्राम में स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ संजय तटकरे साहब हैं, जो कि तर्जुमान हैं एनसीपी के। आपका भी स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ योगेश वर्मा साहब हैं, जो कि बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुंबई से। आप तीनों खास मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले योगेश साहब, आपके पास आना चाहेंगे। देश चलाने के लिए यूपीए की तरह गठबंधन की जरूरत नहीं, 56 इंच का सीना चाहिए, ऐसा कहना है महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस का। क्या 56 इंच के सीने के लिए चुनाव जीता जा सकता है, या 56 इंच के सीने के साथ ही चुनाव जीता जा सकता है? जी बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी हमारे प्रधानमंत्री, लोक लाडले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लेकर के और लोगों के बीच जा रही है। उनके 5 साल के किए हुए कामों को लेकर के लोगों के बीच जा रही है। उनकी योजनाएं जो हर वर्ग के लिए, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे ग्रामीण व्यक्ति हो, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे प्रोफेशनल हो, इन सभी को साथ में लेकर के और पूरा विकास का मॉडल जो 5 साल में उन्होंने काम किया, वो कामों के बलबूते पर हम लोगों के बीच जा रहे हैं। हम हमारे काम, हमारी योजनाएं के बलबूते पर लोगों के बीच जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो 56 प्रधानमंत्रियों वाला गठबंधन है, उसके सामने उनपे भारी हमारे माननीय नरेंद्र मोदी होने वाले हैं। यहां पर जो गठबंधन हुआ है वो मात्र एक, जिसको बोलते हैं नकली गठबंधन है। अभी आप देखेंगे साउथ में कल तृणमूल कांग्रेस ने अपने नाम के आगे कांग्रेस को हटा दिया, सिर्फ तृणमूल। यानी पहले ये लोग सब एक साथ स्टेज पर इकट्ठा हुए मोदी जी के खिलाफ। इनके पास देश के लिए कोई एजेंडा नहीं है, किसी वर्ग के लिए कोई एजेंडा नहीं है, वो क्या करने वाले हैं ये भी कुछ पता नहीं है, लेकिन सिर्फ इतना ही है, बस मोदी हटाओ। क्यों हटाओ? क्योंकि ब्लैक मनी को हटाना चाहते हैं, इसलिए मोदी को हटाओ। क्यों हटाओ? क्योंकि वंशवाद हटाना चाहते हैं। सारी पार्टियां, बाप बेटे, मां बेटे, जमाई, पूरा परिवार, जो इस देश में आजादी के बाद जिस प्रकार से जमींदार प्रथा खत्म हुई, जिस प्रकार से राजे रजवाड़े खत्म हुए, तो इन्होंने नया राज कांग्रेस ने डेवलप कर लिया। एक एक परिवार को एक एक स्टेट दे दिया, जाओ तुम लूटो, तुम कमाओ, तुम माफियागिरी करो, हजारों लाखों एकड़ जमीन पे कब्जा करो, सारे बैंकों को खा जाओ। तो इस प्रकार का जो एक राज्यों को लूटने का काम पॉलिटिकल पार्टी के तहत जो गठबंधनों ने किया, वो सब इकट्ठा हो गए मोदी जी के खिलाफ। एजेंडा देश के लिए कुछ नहीं, राज्य के लिए कुछ नहीं, लोगों के लिए कुछ नहीं, सिर्फ मोदी हटाओ। ठीक है संजय तटकरे साहब, संजय तटकरे साहब, 56 इंच के सीने के लिए 56 जमातें इकट्ठा हुई हैं, कितना दुरुस्त है? और क्या लगता है कि 56 जमातें मिलकर क्या कुछ कर पाएंगी? क्या वाकई में जो आपका ख्वाब है वो शर्मिंदे ताबीर हो पाएगा, पूरा हो पाएगा?
देखिए, ये बीजेपी के जो प्रवक्ता अभी बोल रहे थे कि 56 लोग जमा हो गए हैं। हाँ, सच बात है। जो मोदी के राज में त्रस्त हुई जनता है, जो संगठन है, जो सामान्य आदमी है, जो आम आदमी है, वो इकट्ठा हुआ है। अभी ये जो बात कर रहे थे हमारे बीजेपी के मित्र, ये वंशवाद की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र की अगर आप बात करें तो राधा कृष्ण विखे पाटिल के लड़के इन्होंने भाजपा में ले लिए, उसको टिकट दे दिए, तो भाजपा का कार्यकर्ता कहाँ गया? अच्छा, ये वंशवाद की बात कर रहे हैं तो वसुंधरा राजे का वंश कहाँ गया? राजनाथ सिंह का वंश कहाँ गया? एकनाथ खड़से का वंश कहाँ गया? गोपीनाथ मुंडे का वंश कहाँ गया? प्रमोद महाजन का वंश कहाँ गया? इतने तो मैं 4-5 नाम गिना दिया, ऐसे तो सैकड़ों इनके वंश के लोग, पीयूष गोयल जी है, धर्मेंद्र प्रधान है, ये वंश आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। इनके पिताजी भाजपा के सांसद कभी नहीं थे। तो ये सब दखोसला है। दूसरी बात, संजय तटकरे साहब, ये सभी जानते हैं, ये सभी जानते हैं बीजेपी परिवारवाद को लेकर एक सिर्फ हथियार की तरह पेश करती है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था कि जो 56 पार्टियां इकट्ठा हुई हैं 56 इंच के सीने से मुकाबला करने के लिए। मुझे देखिए, आप बीजेपी को पूरे 5 मिनट दिए, मुझे 2 मिनट भी नहीं दे रहे। नहीं, मेरे सवाल का जवाब आप नहीं दे रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे आप 6 मिनट ले लीजिए। आप 6 मिनट ले लीजिए। अगर आपको मुझे नहीं देना है बोलने तो आप बात करिए, मुझे सवाल भी नहीं, बिल्कुल। संजय तटकरे साहब, देखिए, आपको 6 मिनट मिलेंगे। आप कह रहे हैं ना बीजेपी को मैंने टाइम दिया, आपको टाइम 6 मिनट देंगे, लेकिन मेरा सवाल जो था उस पर आप जवाब दें। हम जानते हैं कि बीजेपी हथियार की तरह परिवारवाद को सामने लेती है और सब जानते हैं कि बीजेपी में खुद परिवारवाद। आपने जो सवाल पूछा उसका उन्होंने जवाब दिया क्या? प्रधानमंत्री ये नहीं बताएंगे कि तो जो बीजेपी करेगी वही आप करेंगे, जो बीजेपी करेगी वही आप करेंगे ना, जो बीजेपी करेगी वही आप करेंगे ना। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। मैं क्या कर रहा हूं? ठीक है, दीजिए। अरे तो आप तो उनको टाइम देंगे, मुझे मेरी बात रखने का टाइम नहीं देंगे। बिल्कुल देंगे सर, बिल्कुल देंगे। आप बोले डिबेट नहीं होगा। नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है, आप अपनी बात रखिए। ठीक है, रखिए अपनी बात रखिए। आपके हिसाब से मैं बात नहीं करूंगा। आप अपने हिसाब से अपनी पार्टी की विचारधारा के हिसाब से बात करेंगे और इसी विचारधारा को हम जानना चाहते हैं, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा ना। जो सवाल होगा उसका जवाब तो देना पड़ेगा। अरे तो मैं दे रहा हूं ना जवाब, आप मुझे ठीक है सर, मैं आप खामोश हो जाती हूँ। ओके, मैं खामोश हो जाती हूँ। ठीक है, आप मुझे बीच में काटेंगे, ऐसे नहीं चलेगा ना। नहीं तो हमें बुलाइए मत। आप नहीं, आपको बुलाया गया है। देखिए, अगर हमारे सवाल के अंदर आपका जवाब नहीं होगा, सवाल के बाद जवाब नहीं होगा, तो टोकना पड़ेगा ना सर। आप हमारी भी मजबूरी समझिए। ये आपकी रणनीति है। बिल्कुल नहीं, कोई रणनीति नहीं। ये लगातार 5 मिनट बात करेंगे। ठीक है, आप 5 मिनट बोल लीजिए, मैं चुप हो जाती हूं। हम 1 मिनट बात कर लेंगे, आप बोलेंगे कि आप जवाब नहीं दे रहे हैं। ठीक है, आप आपका प्रोग्राम करिए, मैं चुप बैठ जाता हूँ। ठीक है, आपको दिखाना है जो दिखाइए। ठीक है, आपको जो दिखाना है दिखाइए, हम चुप बैठ जाते हैं। ठीक है, आप बोलिए। नहीं, मैं खामोश हो जाता हूँ, आप चलाइए। सवाल आपसे था, जवाब आप दीजिए। चलाना है चलाइए, बीजेपी का गुणगान करना है आप गाइए। आपको जो बीजेपी का गुणगान गाना है वो गाइए, हम चुप बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पर किसी पार्टी को लेकर हमारे अगर 56 संगठन जुड़े हैं तो हम संगठन को लेके हम जाएंगे लोगों के पास। भाजपा के साथ अगर 40 पार्टियां खड़ी है, अब ये हुआ, अब ये जवाब हुआ ना, अब इसी जवाब का इंतजार था। बनाई है तो मैं वही बोल रहा हूं, गोवा में इन्होंने सरकार बनाई है, चार पार्टियां मिला के इन्होंने सरकार बनाई है। नॉर्थ ईस्ट में हर राज्य में आप देखें तो 4-5 लोगों को मिलकर इन्होंने सरकार बनाई है। तो महामिलावट किस में है? हम तो बोल रहे हैं कि भाजपा का 56 इंच का जो सीना है उसको फोड़ने का काम ये 56 संगठन करेंगे महाराष्ट्र में। ठीक है। बृजमोहन साहब, आपने दोनों पार्टियों को सुना, नजदीक से नजर रही है महाराष्ट्र के पूरे सियासी माहौल पर। लोकसभा इंतखाबात सर पर हैं, ऐसे में पार्टियां जो हैं एक साथ भी आ रही हैं और आपके सामने भी है तमाम इक्वेशन। ऐसे में अगर सियासी इक्वेशन की बात कर ले तो क्या कुछ होने वाली है? देखिए, आपने 2 प्रश्न उठाए, एक वंशवाद का
और एक महागठबंधन का, ये दोनों पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन हो और चाहे कांग्रेस और अदर्स पार्टियों के मिलकर के जो महाअघाड़ी बना वो, ये सारे लोग सिर्फ चुनाव कैसे जीता जा सकता है उसकी रणनीति बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग दावा करते हैं कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सरकार चला रहे हैं, आगे सरकार बनाएंगे, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हम वंशवाद पर नरेंद्र मोदी जी प्रहार करते हैं, लेकिन आप देखिए कि इनके पास, इनका जो है गठबंधन 40 गठबंधन पार्टियों, छोटे बड़े 40 पार्टियों का गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का जी। वंशवाद की बात कहा जाए तो रामविलास पासवान इनके पार्टी के अलायंस हैं, एक ही घर में 4 टिकट दिया गया जी। आप देख लीजिए अपना दल का, यहाँ देख लीजिए उद्धव ठाकरे का, आप देख लीजिए अकाली दल का, इसके पहले सुनील तटकरे साहब, मैं उनके बातों को आगे बढ़ाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता हैं, राजपुत्र, सब लोगों को टिकट दिया गया। तो मैं ये नहीं मानता कि ये इस पार्टी में वंशवाद और परिवारवाद नहीं है। ये सब पार्टियों में चुनाव जीतने के लिए सिर्फ जो है जोड़ तोड़ कैसे किया जा सकता है, इसकी राजनीति चल रही है। अब जहां तक रहा गठबंधन और महागठबंधन की, मैं कांग्रेस एनसीपी के बोलूंगा कि उन्होंने 56 पार्टियों का गठबंधन बना लिया, लेकिन इनका जो वोटों का जो विभाजन होने वाला है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के बाद जो सबसे बड़ी पार्टी है वो है बसपा। दलितों में इस पार्टी का बड़ा जनाधार है, विदर्भ की कई सीटों पर प्रभाव डालती है। प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, वो महाराष्ट्र के 7 से 8 सीटों पर प्रभाव डालती है। MIM मुस्लिम बहुल इलाकों में, औरंगाबाद देखिए, मुंबई का भाईखला देख लीजिए, मालेगांव देख लीजिए, भिवंडी देख लीजिए, इन सीटों पर कांग्रेस और एनसीपी ने जो महागठबंधन 56 पार्टियों को बनाया है, वो जिले के भी नहीं है, तालुका और वार्ड के स्तर के नेता हैं। जो वोटों का रियली विभाजन कर रहा है उसके साथ इनका गठबंधन नहीं हुआ और इसका इनका नुकसान होगा। ठीक है, उन्होंने दावा किया कि हमारे पास 56 पार्टियां मेरे साथ हैं, लेकिन जब तक बसपा और प्रकाश अंबेडकर की पार्टी, MIM और समाजवादी पार्टी, इस तरह की पार्टियां जो साथ नहीं आती, तो इनका नुकसान निश्चित तौर से उठाना पड़ेगा। ठीक है, वो 56 इंच के बराबर, 56 इंच के सीनियर से लड़ने के लिए 56 महाअघाड़ी बना लिया है, लेकिन इसका बहुत बड़ा इफेक्ट नहीं होने वाला है। कई ऐसे सीटें हैं महाराष्ट्र में, आप विदर्भ में आप देखेंगे तो आप नागपुर देख लीजिए, आप अकोला देख लीजिए, अमरावती देख लीजिए, यवतमाल देख लीजिए, सोलापुर देख लीजिए, औरंगाबाद, आपके नांदेड़ देखिए, परभनी देखिए, मुंबई में नॉर्थ ईस्ट देखिए, ऐसी कंस्टिट्यूंसी है जो दलितों का बहुत बड़ा वोट है और प्रकाश अंबेडकर का इन क्षेत्रों में प्रभाव है। इसके साथ इनका गठबंधन नहीं हुआ तो निश्चित तौर से ये महाअघाड़ी का नुकसान होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी यदि कहीं से विजय प्राप्त करती है तो उसमें इसका भी एक बड़ा रोल होगा। ठीक है, बृजमोहन साहब की बातें संजय तटकरे साहब आपने सुनी और आप इशारा भी कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे हैं। जिन चीजों की तरफ इन्होंने रोशनी डाली, क्या लगता है जो महागठबंधन है उसमें कहीं ना कहीं इन तमाम चीजों की वजह से नुकसान या खामियाजा उठाना पड़ सकता है? नहीं, पहले तो मैं एक बात क्लियर करूं कि ये 56 पार्टियों का गठबंधन नहीं है। यहाँ पे जैसे हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कह रहे थे, वो सही बात है कि ये 5 या 6 मेजर पार्टी है, बाकी के ये सब संगठन है। तो ये कोई पार्टी नहीं है। दूसरी बात, प्रकाश अंबेडकर की और MIM की बात की जाए, जिन्होंने वंचित अघाड़ी बनाई है महाराष्ट्र में, तो हमारा तो लगातार कोशिश जारी थी कि भाई इनके साथ गठबंधन हो। तो पहले तो अंबेडकर साहब बोले कि हमें 12 जगह चाहिए, फिर वो 18 पे आ गए, हम 4 देने तैयार थे, फिर 6 पे आ गए। बाद में तो उन्हें तो हमारा तो स्पष्ट आरोप है कि उनकी मंशा आघाड़ी करने की थी नहीं, इसीलिए उन्होंने क्या कहा कि 22 जगह हमको दे दो। अब जिस आघाड़ी का आज तक महाराष्ट्र में कभी एक भी उम्मीदवार चुन के नहीं आया, उसको हम 22 जगह कैसे दे सकते हैं? अंबेडकर साहब भी जब चुन के आए थे, वो कांग्रेस के टिकट पे चुन के आए थे, वो कोई अपने पार्टी के बलबूते पे कभी चुन के नहीं आए। तो हमारा तो स्पष्ट आरोप है कि ये बीजेपी को मदद करने के लिए ये जो वंचित आघाड़ी है वो काम कर रही है। रहा सवाल BSP का और समाजवादी पार्टी का, दोनों चुनाव में हराया था अंबेडकर जी को, दोनों बार हराया था। आपका हिस्ट्री बराबर नहीं है। क्या किया आपने? जो पार्टी, बात करने दो भाई, नहीं आप गलत बात कर रहे हैं। अरे मैं प्रकाश अंबेडकर की बात कर रहा हूँ भाई। किसी पार्टी अरे मैं प्रकाश अंबेडकर, अरे मैं और आप इस तरह से, अरे भाई मैं प्रकाश अंबेडकर की बात कर रहा हूँ। अचानक प्रकाश अंबेडकर पे आ गए। आप सुन लीजिए, वो जवाब दे रहे हैं। अच्छा, अरे भाई मैं प्रकाश अंबेडकर की बात कर रहा हूँ, मैं प्रकाश अंबेडकर की बात कर रहा हूँ, बाबा साहब की नहीं कर रहा हूँ। आप थोड़ा सा धीरज रखिए।
रही बात समाजवादी पार्टी और बसपा की, महाराष्ट्र का इतिहास है, सपा और बसपा की यहाँ पे जो ताकत है वो लिमिटेड है। सपा और बसपा ने कभी महाराष्ट्र में एक सांसद चुनने का काम नहीं किया, तो उनकी स्ट्रेंथ लिमिटेड है। अगर वो कांग्रेस को साथ में नहीं ले रहे हैं यूपी में, तो कांग्रेस भी उनको साथ नहीं लेना चाह रही है शायद, या वो नहीं आना चाह रहे हैं। तो ठीक है, हम हमारी ताकत पे लड़ेंगे और भाजपा और शिवसेना को परास्त करेंगे महाराष्ट्र में। आपको 23 मई को नतीजे आ जाएंगे। ठीक है, अब देखने वाली बात होगी कि 23 मई को नतीजों में क्या कुछ होता है, किसके जी देखने वाली बात होगी। योगेश वर्मा जी, क्या लगता है जो 56 जिसमें तंजीमें भी शामिल है, जिसमें पार्टियां भी शामिल हैं, एक तरीके से कहा जाए कि 56 पार्टियां शामिल हैं और वो बीजेपी का मुकाबला करने के लिए, महायुति का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ऐसे में महायुति के लिए कितनी नुकसानदेह साबित हो सकती हैं ये पार्टियां? क्या बीजेपी को लगता है कि कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होगा? अगर पिछले लोकसभा इंतखाबात की बात करें, लोकसभा इंतखाबात में सीटों की बात करें, तो बीजेपी की झोली में हमने देखा कि 22 सीटें गई थी। इस बार खेल जरूर बिगड़ेगा। नहीं, मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है ऐसा। लोगों के बीच जो इमेज भारतीय जनता पार्टी की बनी है वो एक राष्ट्रवादी इमेज बनी है, और उसके सामने जो अलायंस, जो इसके सामने लड़ने को यूपीए जो है वो पूरी तरह पाक परस्त और वो क्या नाम है, वो ये सबूत मांगो और ये करो, तो लोगों के बीच में एक भयानक नाराजगी इन लोग के विषय में है। और भारतीय जनता पार्टी और 56 के साथ और भी 56 मिल जाते तो भी मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की जीत को ये लोग रोक सकते हैं। आपको मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, अभी तक मुंबई में इनके कैंडिडेट्स फाइनल नहीं हो पा रहे। जो कैंडिडेट है वो लड़ना नहीं चाहते। जितने भी नेता है जो मोदी जी को हराना चाहते हैं वो खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते। लेकिन योगेश साहब ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि आरआईपी में कई लीडर ऐसे जो नाराज चल रहे हैं। 4 कैंडिडेट हमारे डिक्लेयर हो चुके हैं भाई। अरे भाई, मुंबई में 4 कैंडिडेट हमारे डिक्लेयर हो गए, काम शुरू हो गया। ये तो पारिवारिक अंदरूनी मामला है। उम्मीदवारी क्यों नहीं डिक्लेयर की, ये बताइए। इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। किरीट सोमैया को अभी सना जी मैं वो भी हो जाएगी। सना जी का नाम ले रहे हैं, आपके पवार साहब लड़ना नहीं चाहते। सना जी ब्रिजमोहन जी चौहान जी का, ब्रिजमोहन साहब जी आप अपनी बात रखें जी। घूम रही है योगेश साहब थोड़े से वक्त के लिए चुप हो जाए जी। मैं वर्मा जी से पूछना चाहता हूं कि यदि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यदि इतना ही अच्छा काम किया है तो आपके दूसरे पार्टियों से आयात करने की क्या जरूरत है? आपने माढ़ा में रणजीत सिंह पाटिल को क्यों लिया? आपने अहमदनगर में आपने सुजय पाटिल के राजनीति में क्या योगदान आपने क्यों लिया? यदि आपके अपने काम पर इतना भरोसा है तो आपने अहमदनगर सीट पर अपना दिलीप गांधी का टिकट काट करके एक नए लड़के को आप टिकट दे रहे हैं। काम पर भरोसा है तो आपने टिकट क्यों दिया? अभी आपने माढ़ा में डिक्लेयर नहीं किया। आप रोज इंतजार कर रहे हैं कि दूसरी पार्टियां चल, यही नहीं राष्ट्रीय स्तर पर आपकी मुहिम चल रही है कि बाहर से दूसरी पार्टियों से लो और चुनाव लड़ो। यदि आपके अपने काम पर इतना ही भरोसा है तो अपने लोगों को चुनाव मैदान लड़ाओ, पता चलेगा। उम्मीद की जा सकती है योगेश शर्मा जिस तरीके से कुछ देर कबल सवाल उठा रहे थे महागठबंधन को लेकर, वो इसका जवाब देंगे। योगेश जी। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हम कैंडिडेट ले रहे हैं वो सारे कैंडिडेट से जीतने वाले कैंडिडेट हैं। 2 तरह की रणनीति होती है। हम हमारा काम लेके तो लोगों के पास जा ही रहे हैं, लेकिन टेक्निकली जो भी कैंडिडेट साउंड होगा और जो विनेबिलिटी होगी वो उसको हम हमारी पार्टी में लेकर के उसको चुनाव लड़ा के हम जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और जो भी कैंडिडेट जीतता हुआ हमको दिखेगा हम उसको लेंगे और हम उसको चुनाव का में अंदर उपयोग भी करेंगे और चुनाव की सीटों को भी जिताएंगे। देखो, चुनाव एक हेड काउंट है और हेड काउंट बहुत जरूरी होता है। जीत होती है और हार होती है। यहां पर मैं आपको फिर कह रहा हूं कि अच्छे जो भी कोई नेता है वो इस पार्टी के साथ लड़ना नहीं चाहते। सबको पता है कि कांग्रेस का भले ही कितना भी ज्यादा हवा में उसको वो अपने आप को एज अ प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट कर रहे हो, पर जमीन की हालत बहुत बदतर है, भयानक और एकदम ही खराब है। लोग इनसे विपक्ष में होते हुए नाराज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी निर्णय ले रही है, जो भी कैंडिडेट्स को वो चॉइस कर रही है, वो 100% विनेबिलिटी देखते हुए वो चॉइस कर रही है। ठीक है, थोड़ी बहुत नाराजगी और ये सब चीजें तो चलती रहती है, लेकिन पार्टी का एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के आप चारों ओर देखेंगे तो यानी इतनी स्कीम और इतनी सब चीजें चल रही है, उसको पूर्ण करने का ये टेन्योर है। तो इस टेन्योर में हमको जीत के आना बहुत जरूरी है। और जो भी जीतता हुआ कैंडिडेट हमको दिखेगा, विज्ञापन कर रहे हैं, वो सब कर रहे हैं साहब, वो सब कर रहे हैं, तटकरे साहब कर रहे हैं।
तटकरे साहब कर रहे हैं, वो सब बिल्कुल कर रहे हैं, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। अरे करोड़ों रुपये, लाखों रुपये आपने फूक दिए, सरकार के पैसे फूक दिए, सामान्य आदमी के पैसे फूक दिए। हमने देखा, अगर बिहार की बात कर ली जाए और हाल फिलहाल में तमिलनाडु में भी बीजेपी ने इत्तेहाद की कोशिश की है, इत्तेहाद में बीजेपी आ गई है। ऐसे में बीजेपी खुद जो है इत्तेहाद कर रही है, महागठबंधन कर रही है पार्टियों से, जो रियासती पार्टियां हैं, राज्य सरकार के तौर पर जो पार्टियां हैं, रियासती सतह पर स्टेट लेवल की जो पार्टियां हैं, उनसे इत्तेहाद कर रही है। लेकिन एक सवाल यहाँ मुझे ये नहीं समझ में आता है, जब बीजेपी अगर बात महागठबंधन की कर ली जाए तो महामिलावट का नाम देती है, तो ऐसे में बीजेपी को तो खुद देखना होगा कि वो खुद इस रास्ते पे चल रही है, फिर महागठबंधन को क्यों तनकीद का निशाना बनाती है? बृजमोहन साहब, अब ये तो बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए कि जब सामने मैं बीजेपी के लोगों को जवाब देना चाहिए कि यदि सामने के महागठबंधन को महामिलावटी महागठबंधन करते हैं तो 40 छोटी बड़ी पार्टियों के लेकर ये जो अलायंस बना है वो क्या है, ये जवाब तो इनको देना चाहिए देश की जनता को। पार्टियों का एक ही प्रधानमंत्री है, यहाँ 56 पार्टियों के 56 प्रधानमंत्री है। संडे को एक अलग, मंडे को एक अलग, ममता को भी प्रधानमंत्री बनना है। अरे तुम्हारे मोदी जी कोई प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है। योगेश साहब, चुनाव एमपी की सीट पे होता है, पवार साहब चुनाव किसी हल्के का, किसी संसदीय क्षेत्र का नुमाइंदा चुना जाता है, प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है। अगर कानून की बात करें, कानूनी प्रक्रिया की बात करें, तो चुनाव एमपी लड़ता है, नुमाइंदा इलाके से इंतखाब कराता है, कहीं से प्रधानमंत्री नहीं चुनते। प्रधानमंत्री तो बाद का ये लेवल है। ये वर्मा जी, अभी चुनाव लोकसभा, ये सारे के सारे प्रधानमंत्री लोकसभा का चुनाव हो रहा है। आप ये देखिए कि महागठबंधन की एक मिनट, महागठबंधन की पहली मीटिंग के अंदर जब शरद यादव जो है भाषण करने को खड़े हुए, तो हम बोफोर्स के घोटालेबाजों को दिल्ली में आने नहीं देंगे, ऐसा उन्होंने भाषण किया। जिनके अभी तक रगों में बोफोर्स का विरोध जमा हुआ है, वो कांग्रेस के साथ मिले और कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनने देंगे। अरे ये तो जो आंखों के सामने दिख रहा है, यहां ममता बनर्जी वो महागठबंधन करना चाहती है और स्टेट के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रही है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को मार रही है। उधर कम्युनिस्ट पार्टी के साथ में उनका इतना जबरदस्त झगड़ा है कि हजारों लाखों कार्यकर्ताओं के आपस के अंदर FIR रजिस्टर है। ऐसी जगह पे आप कौन सा महागठबंधन करना चाहते हैं? मोदी हटाओ, एक मुद्दे को लेकर के, सिर्फ मोदी हटाओ, एक मुद्दे को लेकर लोगों के बीच जाएंगे तो मोदी ये जनता का प्रतिनिधि है। उद्धव जी ने और शिवसेना ने आपको गालियां दी, आपको क्या नहीं बोला, फिर भी उनके चरणों में जाके आप घुस गए। वो हमारे घर की बात है। शिवसेना ने क्या बोला आपके मोदी जी के बारे में? चौकीदार चोर है, ये किसने बोला? अरे चौकीदार चोर है, ये किसने बोला भाई? परिवार है हमारा, चौकीदार चोर है, ये हमारा भगवा परिवार। ठीक है, मैदान में भी वही होता है और न्यूज चैनल में भी यही हो रहा है, इल्जामात और जवाबी इल्जामात का सिलसिला जारी है। इस बीच बृजमोहन साहब क्या कुछ कहना चाहते हैं, पहले सुन लेते हैं। बृजमोहन साहब, आप अपनी बात रखें जी, रखें बात अपनी। तटकरे साहब, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। आपकी पार्टी की स्थापना ही कांग्रेस के विरोध में हुई थी 1999 में, और 1999 में आप अलग चुनाव लड़े और 2 महीना के बाद उसी कांग्रेस के साथ मिलकर आपने सरकार बनाई। तो आप ये सिर्फ इस आधार पर भारतीय जनता पार्टी को नहीं घेर सकते कि उद्धव ठाकरे गाली दे रहे तो क्यों ले रहे हैं, नीतीश कुमार गाली दे रहे तो क्यों ले रहे हैं। ये मैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात नहीं है, ये सारी पार्टियों की एक नीति है, किसी तरह से सरकार बनाओ। जो कांग्रेस कर रही है, जो एनसीपी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, शिवसेना कर रही है। शिवसेना गालियां देती थी लेकिन उसको भी सत्ता में रहना। उद्धव ठाकरे लगातार 5 साल तक गालियां दिए, लेकिन कभी उनके मंत्री जो है जेब में इस्तीफा लेके घूमते थे, लेकिन किसी ने इस्तीफा नहीं दिया, न उद्धव ठाकरे बाहर गए, क्योंकि उनको सत्ता में रहना। आप भी सत्ता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आपकी पार्टी के जिस कांग्रेस पार्टी के विरोध में आपकी पार्टी की स्थापना हुई, उसकी नींव ही पड़ी कांग्रेस के विरोध में, उसके साथ ही आप 15 साल तक सत्ता में रहे, तो इसको क्या कहेंगे? आपके पास इसका क्या जवाब है? इसको बृजमोहन साहब, इसको ये कहेंगे कि सियासत में सब कुछ जायज है। तटकरे साहब, आपसे सवाल ये, जिस तरीके से अगर पिछले साल के इंतखाबात की बात करें तो आप एनसीपी की झोली में 4 सीटें गई थी, वहीं कांग्रेस की झोली में 2 सीटें गई थी, आप इत्तेहाद में थे। अब ऐसी 56 जमातें साथ में आ रही हैं, क्या लगता है कितने मुतमईन आप हैं, कितनी सीटें जो हैं पार्टी की झोली में आ सकती हैं, महागठबंधन की झोली में आ सकती हैं? देखिए, ऐसा है, जो काम मोदी जी ने और भाजपा के सरकार ने पिछले 5 साल से किया है, आप देखिए बेरोजगारी का परसेंटेज क्या हो गया है,
45 साल में इतनी बेरोजगारी नहीं थी। किसानों का क्या हशर है, मराठवाड़ा में पीने के लिए पानी की किल्लत है। ये सब चीजें आप अगर देखेंगे तो हमें तो लगता है कि ये सरकार के खिलाफ माहौल है। ये सरकार क्या कर रही है, जैसे अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता ने कहा, ये बोल रहे हैं कि हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये फलाना कार्यक्रम कर रहे हैं, ये तो पूरी, मुझे एको आ रहा है भाई। ठीक है, आप अपनी बात रखें, मुझे सुनाई दे रही है आपकी आवाज। इको अभी खत्म कर दिया जाएगा जी। हाँ, तो इनका कहना है कि हम ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, मोदी जी ये कार्यक्रम कर रहे हैं। तो हमारा आरोप ही ये है कि इन्होंने 5 साल में कुछ किया नहीं। इन्होंने विज्ञापन पे ही पूरे पैसे करा दिए, लोगों तक पैसे नहीं पहुंचे, एमएसपी किसानों को नहीं मिला। तो ये सब है। तो इसी को लेके हमारे साथ जो संगठन जुड़े हैं, जो लेबर संगठन, कामगार संगठन जुड़े हैं, जो बैंकिंग में काम करने वाले वो संगठन जुड़े हैं, युवाओं की संगठन जुड़ी है। तो आप देखेंगे कि हम जो 2014 में भाजपा का नतीजे आए हैं, उससे अलग नतीजे 2019 में आपको देखने मिल जाएंगे। जी, अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नतीजे आते हैं और क्या कुछ रियासत का रुख होता है और किसको सत्ता मिलती है। आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए, मौक़िफ़ रखने के लिए। फिलहाल इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। आदाब।